नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले हमने 3 यूनिट कंप्लीट की हैं। आज हम चौथी यूनिट कंप्लीट करेंगे। हालांकि चौथी यूनिट में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उस यूनिट को इसलिए नहीं छोड़ा है कि आपके मन में ये ना लगे कि यार तीसरी यूनिट में क्या था क्या नहीं है, और ये बेसिकली आप खुद भी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आज की वीडियो आपको 4th नंबर की जो वीडियो है वो बना दी है। चलिए देखिए, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आज का जो 4th वाली यूनिट होगी वो होगी मानचित्र। मानचित्र आप समझ सकते हो कि जो मानचित्र जो है, कहीं ना कहीं हम जो मैप देखते हैं, मैप वाला चैप्टर रहेगा। और इसमें भी जहाँ तक है, 2 प्रकार के मैप हम ज़्यादातर अध्ययन करते हैं। एक आपका ज्योग्राफिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप जो होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको राज्यों के नाम आ जाते हैं, और जो आपका ज्योग्राफिकल मैप आता है तो उसमें सारी नदियाँ, पहाड़ वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मानचित्र के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपना अपने आप चैप्टर जब चेंजेस होते जाएंगे और अपने आप आपका जो लेवल, जैसे आप 6 का कंप्लीट करके 7th पे पहुंचोगे, 8th पे पहुंचोगे, 9th पर पहुंचोगे, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। बहुत अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरफ से ही चले, बीच में से कोई भी चीज़ अपन ऐसा नहीं कि थोड़ा ये कर लिया, एक तरफ से अपन पढ़ेंगे, एक तरफ से चैप्टर वाइज चलेंगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए डिटेल पे पहुंचते हैं अपन। डिटेल में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं जरा। देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी पृथ्वी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको चारों तरफ ऐसे राउंड में करके उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मतलब पृथ्वी का अध्ययन अगर करना है तो हम ग्लोब सबसे बेस्ट है। लेकिन ग्लोब पर ही आप सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब के अंदर आपको कॉन्टिनेंट्स वगैरह ठीक है इंडिकेट हो गए, आपको मालूम है कौन सा, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होगा, या तो उसको इतना बड़ा करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, जिससे वो और अच्छे से हमें समझ में आए, दिखे। तो इसलिए उसको आसानी से पढ़ने के लिए मैप तैयार किया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, उस मानचित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो हम ग्लोब का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश के बारे में, ठीक है, जैसे अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, ठीक है, जिलों के बारे में, शहरों के बारे में, गांव के बारे में अगर अध्ययन करना चाहता है तो वही ग्लोब पर नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोब को पृथ्वी के अनुसार उसको उस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा जाए जूम आउट करके बताया गया है। ठीक है, उसको जूम इन करना पड़ेगा, तब जाके हम बारीक से बारीक चीज़ें देख पाएंगे। ठीक है, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मानचित्रों का उपयोग करते हैं, और मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है। यानी कि ये जो मानचित्र है वो स्वाभाविक है, हमें जो मैप दिखाई देता है तो हमें वो एक चपटी सतह के रूप में दिखाई देता है जो मैप होगा। ठीक है, और लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा करना संभव नहीं है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इसमें, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है, और कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को, जैसे एटलस की बुक अगर आपने देखी होगी, तो मैप का अध्ययन करने के लिए आप एटलस की बुक लेंगे, सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, तो उसमें एक साथ रख दिए जाते हैं, काफ़ी सारे मैप हैं, तब तक एटलस बन जाता है। ठीक है, एक एटलस बन जाता है। एटलस बुक का नाम भी एटलस आता है। तो एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब मानचित्र के प्रकार दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको 2 नाम बताए, भौगोलिक और राजनीतिक। ठीक है, तो देखिए, भौगोलिक या फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र भी बोल सकते हैं, जिसमें पूरी ज्योग्राफिकल आ जाता है पूरा। तो एक भौतिक मानचित्र होगा, और भौतिक मानचित्र के अंदर हमें जो आकृति मिलेगी, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, ठीक है, महासागर हैं इत्यादि को दर्शाने वाला जो मानचित्र होगा उसको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहेंगे। तो उच्चावच मानचित्र एक शब्द लिखा आ सकता है, चूंकि हिंदी मीडियम में ऐसा शब्द आ सकता है,
कि भाई बताएं उच्चावच मानचित्र कैसा होता है। तो उच्चावच जो मानचित्र होगा वो कैसा होगा, भौतिक होगा, जिसमें नदियां पहाड़ वगैरह, और वैसे भी जो पहाड़ होते हैं पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्चावच होते हैं, ऊंचे होते हैं, ठीक है, उससे भी अपन बोल सकते हैं कि भाई उच्चावच हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर लिखा हुआ है राजनीतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र की अगर अपन बात करें, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव या विश्व के विभिन्न देशों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं राज्यों का अध्ययन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक मानचित्र हो गया और भौतिक मानचित्र, नॉर्मली ये सबको पता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिलेगा तो अपन देखेंगे। अब एक और होता है बेटा थीमेटिक मानचित्र। अब ये नया, अगर हमने मानचित्र वाला टॉपिक पढ़ लिया तो इससे हमें एक शब्द और मिल गया, कौन सा, थीमेटिक। बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हमें इस यूनिट में एक क्वेश्चन भी मिल गया और उस एक क्वेश्चन को भी अगर मान लो वो पेपर में आ गया और हम सही करके आ गए, तो इस पूरी यूनिट को पढ़ने का कहीं ना कहीं हमारा जो भी हमारा परिश्रम रहा वो सफल हो गया, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि थीमेटिक मानचित्र है। और थीमेटिक मानचित्र की बात करें तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क है, ठीक है, सड़क मानचित्र सड़क को इंडिकेट कर रहा है कहां से कहां जा रहा है। अभी वर्षा मानचित्र है, वन है, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र हैं, ठीक है। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होगा, थीमेटिक में एक 3D तकनीक का उपयोग कर लेंगे, सोचें, ठीक है। उसमें हम सड़कें देख लेंगे, उसमें हम कहीं ना कहीं इसके द्वारा उद्योग देख लेंगे, वन देख लेंगे। तो थीमेटिक एक सिस्टमेटिक होता है, थीमेटिक बड़ा सिस्टमेटिक होता है। तो थीमेटिक मानचित्र हो गया। तीसरे नंबर का पॉइंट आपको पता चला, एक हो गया आपके भौतिक मानचित्र, दूसरा हो गया राजनीतिक, और तीसरा हो गया आपका थीमेटिक, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, 3, हमेशा याद रखना। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन करें कि मानचित्र कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का मानचित्र हो गया, एक हो गया भौतिक, एक हो गया राजनीतिक और एक हो गया थीमेटिक, ठीक। अब बोले इसके कितने प्रतीक, इसके कहीं ना कहीं कितने घटक होते हैं, तो बोले दूरी, दिशा और प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक का मतलब एक सिंबल, जो सिंबल बना होगा तो सिंबल से अपन को पता चलेगा कि ये क्या है। मान लीजिए एक सिंबल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से सिंबल बना हुआ है और इसके ऊपर हमने एक ऐसे कर दिया, तो स्वाभाविक है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई मंदिर हो सकता है ना, मंदिर है क्योंकि उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, तो ये क्या है, मंदिर है। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, ये बना दिया, ये भैया चर्च है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंडिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर दूरी, दिशा और प्रतीक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे क्या लिखा हुआ है, दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है, ठीक है। थोड़ा सा और सही कर देता हूं मैं, अब आपको और क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो मानचित्र है एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींची जाने वाली, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, और यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए यह उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है, और पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी जैसे 10 किलोमीटर है, तो मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी उसमें दिखाई जाएगी, मतलब एक प्रकार का उसका जो परसेंटेज ग्राफ है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका अभिप्राय, इसका जो अभिप्राय होगा वो क्या होगा, पढ़ लेते हैं आप जल्दी से। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी मानचित्र, यानी कि कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर की दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल, ठीक है, 5 सेंटीमीटर को दर्शाएगा, 5 किलोमीटर को, सॉरी 5 किलोमीटर को, यानी 2 सेंटीमीटर यानी कि 10 किलोमीटर हो गया।
आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो पैमाना का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसका एक परसेंटेज ले लिया जाता है और उस परसेंटेज पर उसको दर्शाया जाता है, क्योंकि एक मैप में मान लो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की दूरी के लिए 100 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस वाला मानचित्र थोड़ी बना पाएंगे, तो उसका एक रेशो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और कम से कम माप निकालेंगे जिससे अधिक नाम उसमें प्रयोग हो सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। तो 5 सेंटीमीटर होगा और छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर, वो अपने एक सुविधा के हिसाब से उसका उपयोग किया जाएगा। जितना छोटा होता जाएगा उनके सेंटीमीटर, उनकी जो माप है वो भी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं और स्तर पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है और इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जितना बड़ा मानचित्र होगा वो उतना ही ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ, ठीक है, तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है, यानी कि उत्तर, और यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे कि पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चित्र भी आएगा, उसमें 4 मुख्य दिशाओं का वर्णन किया जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। देखो, प्रधान दिग्बिंदु, एक शब्द मिला अपन को, प्रधान दिग्बिंदु क्या होता है? तो प्रधान दिग्बिंदु होते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, यानी 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। और बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इनके बीच की दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाया जा सकता है। चूंकि इमेज दी है आगे, नेक्स्ट तो आपको इमेज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये जो इमेज है इससे समझ में आ रहा है। ये तो आ गया आपका पूरब, इसको अपन पूरब बोलेंगे, यानी कि ये ईस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा वेस्ट। हमेशा इसी तरीके से सारे मैप होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हो जाएगा साउथ। लेकिन इसी में और भी 4 दिशाएं होती हैं, तो ऊपर और दक्षिण इन दोनों से मिलके बनती हैं। ठीक है, जैसे उत्तर इधर जाएंगे तो उत्तर के राइट साइड में हमें क्या मिलेगा? पूरब, तो इसको बोल दिया अपन ने उत्तर पूरब। इधर दक्षिण है, दक्षिण से अपन इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? पूरब, तो इसको बोलेंगे हम दक्षिण पूरब। और इधर दक्षिण से पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिम। और जब हम उत्तर से पश्चिम की ओर आएंगे, ठीक है, इधर दोनों दिशाओं में जाना है, इससे दोनों दिशाओं में जाएंगे, तो उत्तर से जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो उत्तर पश्चिम। यानी कि वैसे तो हमें ये 8 दिशाएं दिख रही हैं, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो हमेशा याद रखना दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन करे आपसे कभी भी कि कितनी दिशाएं होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि 8 दिशाएं तो आपको ये दिख ही रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर भी तो कोई दिशा है ना, ऊपर भी तो कोई जाए, ऊपर भी तो कोई दिशा है, और नीचे धरती में जा रहा है तो वो भी दिशा है, यानी 10 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 10 दिशाएं हैं जी, याद रखना है। ठीक है, बाकी का ये समझ में आता है। दूसरा, ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये जो है आपका, इसको अपन बोलते हैं, हाँ, ये अगर आपने कभी देखा हो, इसको बोला जाएगा एक क्या बोलते हैं, हाँ, कंपास बॉक्स। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, कंपास बॉक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? कंपास बॉक्स बोलते हैं। कंपास बॉक्स में ये 2 इस प्रकार के
चिन्ह रहते हैं, जैसे एक उत्तर दिशा को और ये दक्षिण दिशा को, बस ये 2 दिशाएं दिखाता है। अब इन 2 दिशाओं से ही हम एवरेज निकालेंगे कि अगर इससे अगर अपन 90 डिग्री जाएंगे तो बेटा पूरब में जाना है, इधर से जाएंगे तो इधर पश्चिम में जाना है। ये दोनों आमने सामने होंगे, तो राइट साइड में जाओ या लेफ्ट साइड में जाओ तो उससे हमें कहीं ना कहीं क्लियर होगा। तो जो कंपास बॉक्स होता है इसमें उत्तर और दक्षिण दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। पूरब की दिशा होगी तो वो उसमें 90 डिग्री इधर पूरब होगा इस पर, यानी ये इसको बोलते हैं अपन कंपास बॉक्स, ठीक है, जिसमें 2 दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। जैसे ही अपन इसको मूव करते हैं तो उससे उत्तर और दक्षिण दिशा में अपन को पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। मान लो हमें ये नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, जंगल में भटक गए, तो हम कंपास बॉक्स की सहायता से उत्तर और दक्षिण के बारे में पता कर सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर भी कंपास बॉक्स वाला एक ऑप्शन रहता है टूल्स वाले ऑप्शन में, तो आप देखना आपको जरूर कंपास बॉक्स मिलेगा और आप मोबाइल को जैसे मूव करेंगे तो आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा नजर आएगी, ठीक है। तो यानी कि उत्तर दक्षिण को इसमें इंडिकेट किया जाता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, ठीक है। दिक्सूचक शुद्ध हिंदी है, इसको कंपास बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दिक्सूचक को ही क्या बोलते हैं बेटा, कंपास बॉक्स। मैंने अभी ऊपर लिख दिया था ये, ठीक है, इसको याद रखना। दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसकी जो सुई है ना, मैग्नेटिक पावर जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा को ही वो इंडिकेट करता है, ठीक है। प्रतीक के रूप, प्रतीक क्या होते हैं? प्रतीक मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया था, फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं कि जो प्रतीक है यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है, ठीक है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है, क्योंकि मानचित्र में कितने घटक होते हैं? 3। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप किसी से क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये चैप्टर लगे यार काय को पढ़ा रहे हैं सर, इसमें कुछ ज्यादा विशेष है नहीं, लेकिन हमें 2 क्वेश्चन अभी मिल चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। एक थीमेटिक शब्द मिला है हमें, लेकिन मैं बता रहा हूं आगे भी तुम्हें एक शब्द और मिलेगा, ठीक है। 3 सूचक 3 घटक होते हैं, तो 3 घटक को भी याद रखना है, दिशा को, दूरी को और प्रतीक को, ठीक है। दूसरा 3 प्रकार का मैप हो गया, पॉलिटेक्निक, राजनीतिक और भौतिक, हर कोई बता देगा, लेकिन आपको कौन सा बात एक और याद रखना है? थीमेटिक, ठीक है। तो यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहो, जो भी चीजें पढ़े उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको भागने की जरूरत नहीं है कि अब पता नहीं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। जिसने मान लो इस वीडियो को शुरू में ही थोड़ा सा देख लिया, 5 मिनट देखा रहे, मानचित्र वगैरह पढ़ा रहे, तो हमें सब पता है, आगे नहीं, वो उसने वीडियो क्लोज कर दी, देखा ही नहीं है। तो जिसने ये वीडियो पूरी देखी है, जो लास्ट तक देखेगा, समझेगा, उसको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे भवन है, सड़क है, पुल है, वृक्ष है, रेल की पटरी है, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है कि अपन पूरा कुआं बना दें कि पटरी बना दें, ठीक है। इसलिए वे एक निश्चित अक्षर या छाया रंगों से दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से बता दिया, ठीक है, तो ये क्या है? ये समझ लीजिए ये कहीं पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये कहीं पर पानी भरा हुआ है, बस ये इंडिकेट हो गया। तो इसको कहीं ना कहीं जो जल होता है उसको मैप के अंदर हमेशा नीले रूप में भी दिखाई देता है। वैसे भी अगर आसमान से कहीं पर हम देखते हैं या कहीं पानी भरा होता है तो दूर से वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे ही छाया या रंग चित्र रेखाओं, अब जैसे मान लो ग्रीन कलर कर दिया उन्होंने, एक पेड़ अलग ही सिंबल दिख जाएगा भैया ये तो पेड़ वगैरह है, या कोई पहाड़ को इंडिकेट करना है, तो ये सारी चीजें उपयोग करके दर्शाए जाती हैं। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान भी होता है, ठीक है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से उसको, उस जगह को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यही चीज इंडिकेट हो गई। रेलवे लाइन दिख रही है आपको, रेलवे लाइन को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? इस तरीके से, जैसे कि बड़ी लाइन होगी तो इस तरीके से इंडिकेट होगी, और अगर मीटर लाइन होगी तो इस तरीके से होगी, ठीक है। और अगर रेलवे स्टेशन होगा तो इस तरीके से रेलवे स्टेशन को
RS बना हुआ है ना, तो RS बना हुआ है तो ये रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन को इंडिकेट कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से सड़कें होंगी, तो अब पक्की है कि कच्ची सड़क है, अगर पक्की सड़क है तो इस तरीके से दिखाई देगी, कच्ची सड़क है तो इस तरीके से इंडिकेट होगी मैप के अंदर। आपने देखा होगा जब कोई मैप होता है ना, तो इधर राइट साइड में आप देखना उसमें ऐसे सिंबल बने होते हैं, उस सिंबल की व्याख्या भी कर देते हैं कि ये इसका मतलब ये है, तो उसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मान लो अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय, राज्य, जिला। अब अंतरराष्ट्रीय को इस तरीके से, लेकिन राज्य की सीमाओं को इस तरीके से और जिले की सीमा को इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। आप कोई सा भी मैप उठा के देख लेना। ठीक है, नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है, तो नदी के लिए इस तरीके से, कुएं को इस तरीके से, और तालाब है तो इस तरीके से, और नहर है तो इस तरीके से, और पुल अगर होगा तो इस तरीके से उसको इंडिकेट करेंगे। हालांकि आपसे कोई वैसे ये चीज आपका अगर रिटर्न कोई एग्जाम है तो उसमें हो सकता है सिंबल पूछ लिए जाए कि किस तरीके से किस चीज को इंडिकेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेसिक है, बेसिक अपन को पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मंदिर है, गिरजाघर, मस्जिद है, छतरी है, तो देखो मंदिर को इंडिकेट किया, गिरजाघर को। ठीक है, तो इस तरीके से मस्जिद है, और फिर आपका ये इस मंदिर आ जाएगा, गिरजाघर आ जाएगा, मस्जिद आ जाएगी, और फिर छतरी आ जाएगी। छतरी का मतलब एक टॉम्ब हो जाएगा, एक मकबरा हो जाएगा, कि मकबरे को इंडिकेट कर रहा है, टॉम्ब होता है वो। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। पुलिस स्टेशन है तो PS अकेला लिख देंगे, सिंबल है। बस्ती है, कब्रिस्तान है, तो अगर बस्ती है वहां पर इस तरीके से, कब्रिस्तान है वहां पर तो इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। दूसरा पेड़ अगर होंगे तो इस तरीके से, घास, तो पेड़ और घास आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरीके के प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनसे कहीं ना कहीं हमें एक मैप के अंदर पहचान बनती है कि कौन सी चीज कहां पर है, हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इनके द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति यानी सब जगह विश्व स्तर पर भी देखेंगे तो हमें इसी प्रकार से चीजें इंडिकेट होंगी। खाका, ठीक है, एक और पॉइंट मिल गया बेटा आपको, कौन सा, खाका। तो बोले खाका क्या है। ठीक है, खाका क्या है। अब जो खाका मानचित्र में प्रयोग होने वाला शब्द है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। इसको दिमाग में बिठा लेना, ये लाइन बहुत अच्छी है। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है वो खाका कहलाता है। क्या कहलाता है, खाका। ठीक है, अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर किसी पर खाकी ड्रेस आ गई या किसी व्यक्ति पर खाकी वर्दी किसी ने धारण कर ली है, तो वो व्यक्ति पहले छोटा था तो अब वो क्या हो गया, उसका बड़ा पैमाना, बड़ा आदमी बन गया वो। अगर खाकी ड्रेस लग गई उसके ऊपर, खाकी वस्त्र धारण कर लिए, या राजनीति में खाकी वस्त्र धारण कर लिए जिसने, और वो राजनीति में बहुत बड़ा नेता बन गया, तो छोटे से बड़ा हो गया मान के चलो। ठीक है, तो थोड़ा सा खाका शब्द को याद रखना है कि जब किसी एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा जाता है, बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है, तो उसे हम खाका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो एक नक्शा बनवाते हैं घरों का, है ना, घरों का जो नक्शा बना दिया, एक एक चीज को इंडिकेट कर दिया उसमें कि कितनी दूरी इसमें जाएगी, तो उस चीज को कहीं ना कहीं एक नक्शा जो बना है, नक्शा तो इसको भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको एक बोल देंगे, खाका शब्द इस्तेमाल करेंगे शुद्ध हिंदी में, कि भाई इसमें एक छोटी जगह को बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे एक कमरा है, उसमें एक एक चीज देना है उनको, पिलर्स की कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, दरवाजे कितने वाले, तो एक एक इंच को उसमें इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाका शब्द, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमने कंप्लीट किया, मानचित्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो स्वाभाविक है कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आप इनका आंसर अपने खुद से दे सकते हैं कि भैया मानचित्र के जो 3 घटक हैं वो कौन कौन से होंगे। दिशा आ जाएगी, दूरी आ जाएगा, प्रतीक आ जाएगा। ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु हैं वो 4 दिशाएं आ जाएगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
ठीक है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मानचित्र के पैमाने के बारे में हम उससे विभिन्न स्थानों की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब जो होता है वो गोल होता है और जो कहीं ना कहीं जो मानचित्र होता है वो चौड़ाई पर होता है और उसमें हम कहीं ना कहीं हर एक जगह को या छोटी जगह को बड़ा करके मतलब उसमें देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो पृथ्वी का अगर अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमें कहीं ना कहीं ग्लोब ठीक है, लेकिन जब हम किसी राज्य का, किसी देश का अब जब अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें मानचित्र का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोब में वो चीजें ज्यादा, क्योंकि वो जूम आउट होता है, लेकिन जूम इन करेंगे तभी तो हमें वो चीज दिखेगी। तो जूम इन होके जो बनेगा वो मानचित्र होगा और जूम आउट होगा तो वो ग्लोब होगा आपका। ठीक है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर क्या है? मानचित्र में बड़ी चीजों को छोटा करके दिखा देती हैं। मानचित्र में बड़ी चीजों को छोटा करके दिखा देती हैं, लेकिन जो खाका होगा ना, खाका को छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देंगे। ये कैसे पता चला? जब आपने अभी डिटेल पढ़ी है। ठीक है। और मैं क्लियर कह रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी दे सकता है? कौन सा मानचित्र होगा जो हमें विस्तृत जानकारी दे सकता है पूरी हर एक चीज की? तो हमें राजनीतिक मैप होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं हम पूरी जानकारी, राज्य है, जिला है, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक होते किस प्रकार के मानचित्रों में सहायक हो सकते हैं? थीमेटिक में कर सकते हैं अपन। थीमेटिक, जो थीमेटिक मानचित्र होता है ना, उसमें हम प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं कि भैया ये पेड़ है, कि पहाड़ है, कि नदी है, कि तालाब है, उसमें की सड़क है, उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों के आप आंसर आसानी से दे सकते हो। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपने समझी हैं अभी, जो पढ़ी हुई हैं, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चन तो बने हैं। हमेशा पॉजिटिव रहो, कुछ ना कुछ अपन को पढ़ने को जरूर मिलेगा। ठीक है। बाकी का ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं MPPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने NCERT को, ये समझ लीजिए, अगर बोलते ना कि इसको अगर आपने झेल लिया NCERT को, आपको दुनिया की कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी पब्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये पढ़ लिया तो, क्योंकि जितनी भी किताबें बनी है सब इसी में से ही बनी है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो कभी कोई जनरल नॉलेज की बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है, खासतौर से ट्रेडिशनल। बाकी का करंट अफेयर्स वो अलग चीज हो जाती है, वो आपको डेली अपडेट रहना ही पड़ेगा न्यूज़पेपर वगैरह से, वो चीज को भी, वो भी जनरल नॉलेज का हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप में एक विशेष चीज है। और क्वेश्चन बनते हैं, गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई पेपर लेती है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को दे सकती है कि भैया आपको ये पढ़ना चाहिए, आपने क्यों नहीं पढ़ा? अब तुम इतना डीप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है इससे कोई चीज बाहर नहीं जाएगी और पूरी तरीके से शुद्ध मिलेगी आपको ये चीज, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी कहीं से कहीं तक। अगर बुक को आप पढ़ रहे हो कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि बुक जो होती है ना अपडेट होती चली जाती है। ठीक है भाई। तो जो भी है मैंने आज जो आपको बताया, जो भी चीजें समझाई हैं, दूसरा नोट्स बेटा जरूर बना लेना आप अच्छे से। पिक्चर की तरह वीडियो देखकर साइड में रख दोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको मैं कह रहा हूं एक वीडियो में अगर 4 क्वेश्चन मिल गए, 4 फैक्ट मिल गए, तो उनको नोट करो, क्या सर ने ये बताया था ये, और आप अपनी बुक में भी देख के उसको, और बुक डाउनलोड कर लो। मैंने आपको बता दिया। अब जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे से कि सर ये वाली बुक डाउनलोड कर लें, ये बुक डाउनलोड कर लें, तो मैंने बताया आप बुक डाउनलोड करने की अलग से जरूरत नहीं है, आप तो NCERT का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में जाके, जिसमें आप हिंदी मीडियम का आप देख लो, ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब जो सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उस पर क्लिक करो, जो चैप्टर है उस पर क्लिक करो, आपका अपने आप उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप थोड़ा अपने स्तर पर भी और उसको पढ़ें, और जितना हो सके एक नोट्स अलग से बना लें यार, एक डायरी, एक रजिस्टर भर लो यार, क्या दिक्कत है? अगर 2-4 रजिस्टर भर भी जाए तो मेन है जानकारी, और जितनी जानकारी मिलेगी, जितना कुछ समझ में आएगा उतना अपन उसको तैयार करेंगे। ठीक है। उम्मीद है बेटा आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और अगर अच्छी लगी वो वीडियो आपको, तो आप जरूर उसको लाइक तो कर ही दिया करें। लाइक से आपकी काउंटिंग हो जाती है, प्लस शेयर कर देंगे तो और बढ़िया है। शेयर करने से दूसरे बच्चों का भी भला हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप दूसरों का भला करना चाहते हो तो यार शेयर कर दिया करो, और शेयर करने में हमारा भी भला है कि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ें। ठीक है। तो बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।